ये देश है हमारा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आप लोग जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब आप कह रहे हैं सत्ता के लिए सब स्वीकार। हम पर लागू नहीं है, सब पर लागू है। ये ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया। क्या ठोक दो ये संत की भाषा हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो सकता है क्या? ये सब जानते हैं कि मुसलमान के बिना सरकार नहीं बन सकती। तो आप में भारतीय जनता पार्टी में तो संविधान पे भरोसा रह गया? क्या आपको? अरे वो हिंदू की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावों की सुगबुगाहट से पहले जिस तरह से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश हो रही है। याद करिए, एक दौर था जब मायावती की पार्टी पर आरोप लगता था कि इनका नारा है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, लेकिन अब वही पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि मुसलमान इस बार मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्या वाकई जातियों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को बांटा जा रहा है? इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में इस पर होगी हमारी सीधी बात, और मेरे साथ कई दिग्गज जुड़ेंगे इस चर्चा में। और आज ये देश है हमारा में इसी पर हम करेंगे बहस। यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बीएसपी पर एक दौर में यह नारा लगाने का सियासी आरोप जमकर लगता है, लेकिन जब सोशल इंजीनियरिंग का गणित बदला तो 2007 में उनका नारा भी बदल गया। नया नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दूसरा नारा था पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और सोशल इंजीनियरिंग के इस नए फॉर्मूले का मायावती को फायदा भी जोरदार हुआ। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो क्या अब एक बार फिर मायावती की पार्टी सियासी संजीवनी के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है? मायावती ने कहा था कि पूरे यूपी में 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। हालांकि अब इस ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। शुरुआत अयोध्या से की गई है, जहां सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा ये आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया, साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको जिस तरह से रोक करके गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके गोली मार दी। इससे पहले यूपी में एंट्री मारते ही ओवैसी 19% वाला दांव खेल चुके हैं, और अब मायावती की पार्टी 12 से 13% वाले ब्राह्मण समुदाय पर हाथ आजमा रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के दम पर बीजेपी फिर से 2017 वाला करिश्मा दोहराने जा रही है। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी। अखिलेश यादव पहले ही यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उधर यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो क्या 12% ब्राह्मण वोट के लिए
सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और अब विश्लेषण सत्ता के लिए सब स्वीकार का विश्लेषण सुनिए। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे को लेकर बीएसपी पर सियासी वार लगातार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, इस विषय पर वार करती रही है। 2007 आते आते 13% वोट बैंक वाले ब्राह्मण समाज पर बीएसपी का रुख जो है वो अब बदला है। 2007 में मायावती की पार्टी का नारा था, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। यह भी एक नारा लगा 2007 के अंदर, जिसके बाद मायावती सत्ता पे काबिज हुई। सियासी संजीवनी के लिए दलित ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण बनाने की पूरी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर दलित ब्राह्मण के वोट बैंक के साथ अगर मुसलमान वोट मिलेगा तो मायावती की 2007 में भी सत्ता में एंट्री इसी वजह से हुई थी, और अगर 2022 में मायावती जीतेंगी तो इसी कारण जीत सकती हैं। यह उनकी पार्टी को और उनके स्ट्रैटेजिस्ट को पता है। मैं बढ़ता हूं आगे। अखिलेश यादव का यूपी के हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेला जितिन प्रसाद अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, और हो सकता है मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिल जाए, जो अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या MY, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। MY इजिकल टू मुस्लिम यादव, MD इजिकल टू मुस्लिम प्लस दलित के साथ अब ब्राह्मण समुदाय पर फोकस है। परशुराम की मूर्ति, ब्राह्मण सम्मेलन, कुल मिलाकर कहानी है सत्ता में आने की, और इसीलिए तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। कहां से शुरू हुई थी कहानी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में तमाम लोग हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं, इन्हें बधाई। जगत प्रकाश नड्डा ने इन्हें दोबारा प्रवक्ता नियुक्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। मेरे साथ सुनील यादव जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, MLC हैं। मेरे साथ सुधीर भदौरिया है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ असीम बकार साहब हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, आपका भी अभिनंदन है, यानी प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत प्रेम शुक्ला मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ सुनील यादव है, जो मैं दृश्य इस समय अपने वीडियो वॉल पे देख रहा हूं, एक तरफ सुधीर भदौरिया है। दोनों की नजर ब्राह्मण पे फंस गई है, या फिर आपको फंसा दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमीश जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर काम करती है। अब सबका विकास में ब्राह्मण भी आ जाएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, दलित भी आएगा, आदिवासी भी आएगा, महिलाएं भी आएंगी, युवक भी आएंगे, सारे लोगों का विकास होना, अल्पसंख्यक भी आएगा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को, जिन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने साफ तौर पर बताया कि उनका नारा क्या हुआ करता था, जब DS4 बहुजन समाज पार्टी के पहले का जो उनका संगठन हुआ करता था, उसके नारे क्या हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, जब एक मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहा करते थे कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना, इस तरह की खबरें भी प्रकाशित हुआ करती थी, इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी हुआ करते थे। जाति विशेष के लोग ही सारे थानों में नियुक्त हुआ करते थे। PCS की परीक्षा में एक जाति विशेष के लोग ही उत्तीर्ण हुआ करते थे। राहुल गांधी की जो है नीतियां, हर कोई जानता है कि चुनाव के समय वो जनेऊ कोर्ट के ऊपर उनका आ जाता है। राहुल गांधी जनेऊ ऊपर डाल रहे हैं, विषय वो नहीं है। मैं आपसे सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं कि सुनील यादव की पार्टी ने और सुधीर भदौरिया की पार्टी ने आपको फंसा दिया है ब्राह्मण वाले फेर में। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। उनका प्रयास हो सकता है जी, उनका प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं जो स्वयं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण जाति का जो टेस्ट है वो समझता हूं भली भांति। हम राष्ट्रवाद, विकास, मानवता का विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों पर खड़े होते हैं। ब्राह्मण कभी भी जो है जाति की संकीर्णता में नहीं बनता है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जाति की राजनीति को देख चुकी है। 3 दशकों तक जिस तरह से विभाजनकारी जातीय राजनीति का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ था, उससे 2014 और 2017 में मुक्ति मिली है। अब वो फिर उसी जंजाल में नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, मेरे साथ सुधीर भदौरिया साहब हैं, उनका रुख करता हूं मैं। सुधीर भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बारी किसी जाल में फंसने नहीं वाले।
अखिलेश यादव साहब के जाल में तो पूरी बसपा फंस गई थी जब चुनाव आपने साथ लड़ा, उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अखिलेश यादव का तो बड़ा दावा है, वो कहते हैं कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति हर जगह लगा देंगे। लेकिन आप लोग जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब आप कह रहे हैं सत्ता के लिए सब स्वीकार। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस समय जो चुनाव हो रहा है देश के अंदर, इसकी पृष्ठभूमि भी समझने की जरूरत है और आज की चुनौतियां भी समझने की जरूरत है। आज की इस पृष्ठभूमि में आपको ये मालूम है जिस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग देश को कहां ले गए हैं। हमारे यहां जो इन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार आज उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों में भटक रहे हैं। इसी प्रकार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। 1 वर्ष से कितने सैकड़ों किसान मर गए हैं कर्ज के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 30 वर्षों में हर बार उत्तर प्रदेश में दिखाया है, 4 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर, कि हम एक बड़ी ताकत हैं। जहां तक आपका ये प्रश्न है, सब कुछ स्वीकार, तो उसका भी सुन लीजिए। जी सर। जब बीजेपी को जरूरत मिलती है, देखिए 1 सेकंड के लिए, बस मैं 5 सेकंड में खत्म करूंगा। 15 सेकंड ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी पर तो आपने उंगली उठाई, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार बना लेती हैं। जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो वो केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी और अन्य लोगों को भी आपने देखा है किस प्रकार से कल्याण सिंह जी को किस किस तरह के रंग की टोपी पहनाई गई है, मालाएं पहनाई गई हैं, साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजा गया। ये हम पर लागू नहीं है, सब पर लागू है। ये नहीं, बिल्कुल सब पर लागू है। लेकिन आपका तो नारा था तिलक तराजू और तलवार, समाज को इनको मारो जूते चार, वहां से आप इस पर आ गए। अब 30 सेकंड में इसका जवाब मैं सपा और कांग्रेस नहीं, हम लोगों ने कहा इस देश में कुछ लोग ऐसी ताकतें रही हैं जो सामंतवादी ताकतें हैं। उन लोगों ने इस प्रकार के जुल्म और अन्याय किए हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था है, आपने देखा नहीं हाथरस में क्या हुआ। नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा तो कह रहे थे दलितों का उत्पीड़न नहीं, हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा तो जो एनकाउंटर हुआ, जिस विकास दुबे ने 8-8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, उसके बचाव में कह रहे थे गाड़ी पलट जाती है। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या वो चाहते हैं कि विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? क्या वो चाहते हैं मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जवाब दीजिए ना इस बात का। इस पे ब्राह्मण कार्ड क्या है? अपराधियों पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं हम। उनके परिवार में उनकी पत्नी पर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल उन्होंने में तो विकास दुबे का नाम लिया। और पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा लोगों को, पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा जैसे मुझे लगता नहीं वो विषय है किया जाएगा। जी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए, मुझे लगता है कि अब किसी पत्रकार का आप यहां पर नाम लेंगे वो तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात को रखिए, वो महत्वपूर्ण है। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण का। आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाल तो आपका भी देखा है, आप भी मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं, आप भी शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ चले जाते हैं, आप भी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ चले जाते हैं, अजमल के साथ चले जाते हैं असम के अंदर। तो मायावती की पार्टी भी कह रही है, जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार डैश डैश डैश, और अब वो कहती है कि तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। करिए मुकाबला। देखिए अमीश देवगन जी, एक पहलू है कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों के बच्चों का फेक एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, उनकी इस राज्य में, उनके साम्राज्य में प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। इनका भी हृदय जरूर द्रवित होगा इस बात को लेकर कि कई सौ ब्राह्मणों की हत्याएं पिछले 4 सालों में हुई हैं। और यहाँ तक कि या इस देश के अंदर अफजल गुरु का भी जुडिशल रिमांड हुआ और याकूब मेनन को भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको सजा हुई। लेकिन ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया, उनको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का मौका भी नहीं दिया गया। खुशी दुबे जो 3 दिन की ब्याहता थी,
उसको उसके हस्बैंड का इनकाउंटर हुआ, माना जा सकता है कि वो अपराधी हो सकता है। मैं अपराधियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था ये भी जग जाहिर है कि उसका कोई अपराध नहीं था। वो तो जब ब्याह के आई तो उसने अपने ससुराल के चौखट का दरवाजे नहीं देखे थे, तो बीजेपी उड़ा ले गई। और वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों का कोई कल्याण कर सकता तो बीजेपी कर सकती है। नहीं, सवाल ब्राह्मणों का कोई आपका चेहरा तो उत्तर प्रदेश के, आपका चेहरा तो उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, अजय कुमार लल्लू हैं। अमीश जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, मैं तो बड़ा आपका आभारी रहूंगा कि ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण ने कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये ब्राह्मणों के लिए संक्रमण काल है। अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय भदौरिया जी से बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं वो, और मैं उनका आदर भी बहुत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सतीश मिश्रा जी को और बहन मायावती जी को ये कब पता चला कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? 4 साल से तो कोई बोला नहीं। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उनका हक है पूरा कि ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करें। अब उन्होंने कहा मैं खुशी दुबे का केस लड़ूंगा, सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा, लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ब्राह्मणों को मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक और मनुस्मृति किसी ने नहीं पढ़ी। बहुजन समाज पार्टी वाले किसी नेता ने, मुझे नहीं लगता कि मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, और समाजवादी पार्टी वालों किसी नेता ने मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, लेकिन सबके सब मिलकर मनुस्मृति और मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणों को कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे ब्राह्मणों पर हमला करने का। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, ब्राह्मणों की जो संख्या है कुल मिलाकर के, ब्राह्मणों की उपजातियां भी हैं, वो 14% बैठता है, 13-14% बैठता है। ब्राह्मण जो है हिंदुत्व का आधार है, तो बीजेपी को तो ब्राह्मण अगर खिसक गया तो बीजेपी का तो तख्ता ही पलट हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती है किसी भी कीमत पर कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण निरीह है, ब्राह्मण तो असहाय है, ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा, तो इसे प्रलोभन दे के हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी फर्ज बनता है कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। सुदीन बदरिया आचार्य जी की बात का जवाब। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जाएगा ये तो वक्त बताएगा। आप लोग घोषणा कर दीजिए, मायावती तो 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम करती है, 2.5 साल मायावती सीएम होगी, 2.5 साल कोई ब्राह्मण का चेहरा बना दीजिए। मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल, मैं उत्तर देने का अवसर दे रहा हूँ। सवाल अपना जोड़ रहा हूँ कि मायावती तो 2.5 साल का फॉर्मूला बनाती है, तो 2.5 साल मायावती जी बन जाए सीएम और 2.5 साल ब्राह्मण बन जाए, ऐसा फॉर्मूला लेके आइए आप। ऐसा है, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, आपको याद होगा 2007 में हमारे लगभग 46 विधायक जीते थे ब्राह्मण। और मैं ये भी बतला दूं, आचार्य जी बहुत प्रबुद्ध हैं, उनका नाम ही है इस प्रकार का प्रमोद कृष्णन, तो उनमें तो बहुत सारे गुण होंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे दर्जनों मंत्री भी बने थे। आज आप देख लीजिए उनकी तुलना में, अन्य लोगों की पार्टियों की तुलना में कितनी भागीदारी, हिस्सेदारी मिली, सम्मान मिला, चीफ सेक्रेटरी बना, कितने ज्यादा डीएम एसएसपी नियुक्त किए गए, ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। आपके लिए भी उपलब्ध है, ये भी है। ये इस समय बहस इस पर नहीं है साहब। एक आंकड़ा तो ये भी है कि 2017 में मायावती गिना रही थी कि मैंने 100 कम 3 या 100 कम 1 इतनी टिकटें दी है मुसलमानों के अंदर। एक आंकड़ा तो वो भी गिना रही थी, 3 कम 100, माफ करिए 3 कम 100, एग्जैक्टली मुझे दिमाग में आ गया, 3 कम 100 इतनी टिकटें दी हमने मुसलमानों को। कहा उन्होंने 2017 में कहा ब्राह्मणों की बात करी। सर्व समाज की पार्टी हैं, देखिए हम उस समय भी दिए थे हमने, और हम सर्व समाज की पार्टी हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, और चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, क्षत्रिय हो, सबकी भागीदारी हम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सर्व समाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कानून व्यवस्था और विकास देंगे। जी, मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव का। आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनील यादव, बीएसपी का ये जो पॉलिटिकल प्लैंक है, क्या आपको लगता है ये आप पे भी वार है? देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं मानती कि हम पर वार है। हाँ ठीक है, अब चुनाव आ गए हैं, सभी लोग सभी लोगों की बात करेंगे क्योंकि चुनाव में जाना है। हाँ, ये एक सच्चाई जरूर है कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत है, ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और आप सोचिए कि अगर जिसको प्रबुद्ध
समाज हम लोग मानते हैं जो अपनी आवाज उठाना जानता है, अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, उसके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में इतना अन्याय है तो पिछड़े और दलितों का क्या हश्र होगा, किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा होगा। देखिए, बीजेपी पिछड़ों की बात जरूर करेगी, लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि योगी आदित्यनाथ जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को चिन्हित करके जो भी ब्राह्मण चेहरे, बड़े चेहरे हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप बड़े नेता बनकर के अगर उत्तर प्रदेश में आए तो योगी जी उस नजर से देखेंगे कि आप बर्बाद हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मैं एक बात कह रहा हूं अमीश जी, अभी आचार्य जी को मैं सुनना, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, हम भी कह रहे हैं, तो अगर वो प्रबुद्ध वर्ग है तो वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कौन हटा सकता है। अगर कोई हटा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं, इसलिए वो जो हटाएगा, जो भाजपा को हराएगा, उसके साथ खड़ा होगा। तो कांग्रेस की और बसपा की हैसियत नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो लड़ ही नहीं रहे हैं, खाता पूर्ति करेंगे। नहीं, जवाब देंगे इस पे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब, आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब, देन असीम वकार साहब। हाँ, देखिए, सुनील यादव जी को मैं सुन रहा था। सुनील साजन जी बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, जो समाजवादी पार्टी के एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़ी सम्मानित ढंग से, बड़े प्यार से बात कहते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने अभी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को जो हटा सकते हैं वो अखिलेश यादव है। नहीं, ऐसा नहीं है सुनील यादव जी। ब्राह्मण जिसके साथ होगा वो योगी आदित्यनाथ जी को हटाएगा, तो आप पहले करेक्ट करिएगा। नंबर 2, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी, और हमारे साथ अच्छा, है, हम तो कह रहे हैं, हम तो मेरी बात को पूरा होने दो सुनील जी। बात कर रहे हैं। और मुसलमान किसके साथ होगा जिसकी 19% की लड़ाई है? सुनील जी, अमित जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी जब पहली बार 95 में चीफ मिनिस्टर बनी, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद समर्थन वापसी हुई, उसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद जब मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, दोनों ब्राह्मण थे, और भाजपा में जिन लोगों ने साथ दिया वो भी ब्राह्मण थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। तो ब्राह्मणों ने मायावती जी को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं भदौरिया जी से कि एक बार झूठे ही कह दें कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सीएम ब्राह्मण को बनाएंगे, तो बिल्कुल ब्राह्मण समाज के कहां फंसा रहे हैं भदौरिया साहब को इस चक्कर में कि ब्राह्मण को सीएम, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कन्नी काट रहे हैं सवाल से। ओके, सुधीर भदौरिया दे रहे हैं, इससे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। ओके, सुधीर भदौरिया जवाब देना। असीम वकार जी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार कह दें। देखिए ऐसा है कि चुनाव इस समय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कुकर्म हुए हैं, जिस प्रकार से प्रताड़ना हुई है, उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। ब्राह्मण समाज जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मणों का हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी के अंदर, सहमत हूं आपसे। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप भी बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ जी मैं ये कह रहा हूं, आपके सम्मुख भी रख रहा हूं और आपके माध्यम से आपके पार्टी कार्यकर्ताओं से और देश के तमाम लोगों से जो इस टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी हमारे पार्टी के सबसे सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार जीत कर आएगी। आप देखिएगा, सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, और नौकरशाही हो या नौकरशाही के अलावा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम जो संस्थाएं हैं वहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग अधिकांश संख्या में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए, दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री इसलिए खल रही है कि वो आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर लेंगे। असीम वकार, यहां तो सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए हैं और मायावती कह रही हैं, बीएसपी कह रही है पंडित जी प्रणाम, लेकिन दलित मुसलमान के साथ ब्राह्मण भी चाहिए सरकार में आना है, तो आपको भी चाहिए? नहीं, लेकिन
नहीं, मैं बताऊं आपसे, देखिए, मैं सरकार बनाने की लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं ना? खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ मेरी आवाज आ रही हो तो बोलूं मैं? जी बोलिए। देखिए, ना तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। इसके उल्टा जाकर मैं अपने धर्म और अपनी जाति के साथ खड़ा हूं। मैं तो आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं अपने मुसलमानों की बात करता हूं, ये गुनाह नहीं है। मैं आपके चैनल पर देख रहा था, सारे चैनल पर चल रहा था कि सतीश मिश्रा जी अयोध्या गए, उन्होंने कहा राम मंदिर हम बनाएंगे। सुनिए सर, अब बोल ले दिए प्लीज। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा कि हमारी एमआईएम से कोई बात नहीं चल रही है। अच्छी बात है, नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन यह बात सच है कि 2007 में जो सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, उस वक्त तक सतीश मिश्रा जी इतने ताकतवर नहीं थे। जो सरकार बनी थी वो मुसलमानों से बनी थी, और मुसलमानों ने एकदम मुंह मोड़ लिया तो 79 पर आ गए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और अगर इतने ही ब्राह्मण आपके साथ थे और इतना ही ब्राह्मणों पे घमंड है और यकीन है कि ब्राह्मण आपके साथ थे, सतीश मिश्रा जी के साथ सारे ब्राह्मण आपके साथ चले गए थे, तो 2017 में आपके जो विधायक थे वो 19 क्यों रह गए अलायंस में आने के बाद? मुसलमान आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए आप घटते जा रहे हैं। ब्राह्मण तो 2007 के बाद आपने दावा किया कि आपके साथ आ गया, तो जब ब्राह्मण आपने दावा किया और ताकत बनाई ब्राह्मणों की, तो आप कम होते गए। 2012 में कम हुए, 2017 में और कम हो गए। और आप देखिएगा कि जो लोग मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे बहुजन वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई हो, ये यकीन है कि ये सब जानते हैं कि मुसलमान के बिना सरकार नहीं बन सकती। आप भी जानते हैं ये बात अमीश भाई, ये सब जानते हैं। नहीं तो इनका मुस्लिम यादव सपा का, दलित मुसलमान बीएसपी का, उसमें ब्राह्मण इसलिए चाहिए कि सत्ता में आने के लिए, और अगर ब्राह्मण मिलेगा तो सरकार इनकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जायज बात बोली आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, वो कांग्रेस के नेता, लेकिन उनकी बात से मैं एग्री करता हूं। ब्राह्मण जिस तरफ चला जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। सुनिए, बोलिए असीम वकार। मैंने तो कहा ना, बहुजन समाज पार्टी के पास सर 2007 से ताकत बढ़ी, 2007 के बाद से आपका नारा चेंज हुआ ब्राह्मणों को लेकर। तो अगर आपके साथ ब्राह्मण था और ब्राह्मण की इतनी ताकत थी और ब्राह्मण सरकार बना सकता था, तो आप 2012 में कम क्यों हो गए? ठीक है, जवाब सुदीन बोधरिया से। अब जवाब ले लेते हैं असीम भाई। यही बात समाजवादी पार्टी पे लागू होती है सर। ठीक है, मैं सपा से भी जवाब ले लूंगा और पहले सुदीन बोधरिया से ले लेता हूं। सुदीन बोधरिया 30 सेकंड में जवाब, देन सुनील यादव। नहीं है, वो सरकार में नहीं आएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में हमको 20% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को भी 20% वोट मिला, तो ये हमारा स्थायी कुछ वोट है। कुछ वोट बढ़ता है, कुछ घटता है, और वो केवल इसलिए नहीं घटता है कि हमें खाली एक वर्ग ने वोट नहीं दिया। वो हो सकता है कई कारण रहे हों उसमें, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन मायावती जी अव्वल है। विकास के मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो 9% था जीडीपी, 9% था जीडीपी, चाहे न मुलायम सिंह के समय था न योगी जी के समय है। क्या बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, सबसे ज्यादा विकास हुआ बहन मायावती जी के शासन में, और यही कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण संस्थान खुले, स्वास्थ्य सेवाएं हुई, और सबसे ज्यादा जवाब में देना असीम वकार से। सुनील बोधरिया, टाइम लिमिट को तय करना पड़ेगा, 50 सेकंड हो गए। एक बार असीम वकार से जवाब ले लीजिए, असीम वकार से जवाब ले लीजिए। असीम वकार 30 सेकंड, देन सुनील यादव। देखिए सुदीन भदौरिया जी मेरे बड़े भाई, इन्हीं ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि बहन जी कहें, अखिलेश जी कहें, तो दोनों सरकार में रह चुके हैं। लेकिन अभी आसिम वकार साहब की पार्टी या आसिम वकार साहब के लोग सरकार में नहीं रहे हैं, और जिस दिन हम सरकार में आ गए तो हम ये साबित कर देंगे
कि हमसे बेहतर ना कानून व्यवस्था कोई दे सकता है, ना सरकार चला सकता है, ना ईमानदारी दिखा सकता है, और ना ही सबका साथ सबके विकास का नारा हमसे लेकिन बेहतर आप कोई दे सबके सकता साथ है। आप तो मुसलमानों जिस की दिन बात करें, आप सरकार कह रहे में हैं मुसलमान जिस दिन सीएम हम होना आएंगे, चाहिए। हम आपसे बेहतर साबित होंगे सर। ठीक है, आप तो कह रहे हैं मुसलमान सीएम होना चाहिए और मुसलमान सीएम होना चाहिए, इसलिए आप खुलकर बोल रहे हैं। मैंने तो आपको बोला आपको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, आपने बोला मैं अपनी कौम की बात करता हूं, मैं उसके इधर अपनी कौम की बात करता हूं, आपने तो ये बोला मुझे इसी कार्यक्रम में। सुनिए सर जी सुनिए सर जी सुनिए सर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि हम बेहतर हैं, जिनको लगता है कि हम ईमान और इंसाफ से सरकार चलाएंगे, जिनको हम पर यकीन है, हमारी कयादत पे यकीन है, वो हमारे साथ आए, वेलकम है। लेकिन हमें पूरा यकीन अपने लोगों पर है, अपनी कौम पे है। पहले हम अपने लोगों की बात करेंगे, पहले हम अपने लोगों की अच्छाई की बात करेंगे, पहले उनके लिए इंसाफ वोटर की होता है, बात अपना पराया क्या होता है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, गुमराह कर तो रहे हैं, डिप्टी सीएम मुसलमान का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकत दे रहे हैं, मैं ये तो आपका बात भी ओहदा नहीं सब लोग छीन समझ रहा। रहे हैं।